बॉयज़ एंड गर्ल्स पीजी कॉलेज के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पे मैं मनीष गुप्ता आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो न्यूक्लियर फिजिक्स की लेक्चर सीरीज में जैसा कि आपने 4 लेक्चर्स देख लिए होंगे, तो उसके बाद ये लेक्चर 5 है। इसमें हम जो प्रॉपर्टीज़ पे डिस्कस कर रहे थे उसको ही आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक न्यूमेरिकल सॉल्व कराना चाहता हूँ। जो ये न्यूमेरिकल होगा, ये जो मैंने प्रॉपर्टी आपको बताई थी घनत्व, नाविक का घनत्व, उस पर बेस्ड है। तो न्यूमेरिकल आपको दिख रहा होगा, यदि हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या 0.5 एंगस्ट्रॉम है तो नाभिकीय घनत्व एवं परमाणुीय घनत्व का अनुपात ज्ञात करो। ठीक है, और R0 की वैल्यू क्या दी हुई है, 1.25 फर्मी। अब जैसे कोई भी घनत्व हो, घनत्व का फॉर्मूला तो फिजिक्स में सेम ही रहने वाला है। क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, वही यूज करना है हमको। तो पहले क्या निकाल लेते हैं, पहले हम निकाल लेते हैं नाभिकीय घनत्व। ठीक है, इधर कैलकुलेट करते हैं नाभिकीय घनत्व। नाभिकीय घनत्व को मैं रो एन सिंबल से दिखा देता हूं, रो कैपिटल एन। तो बताइए क्या होगा नाभिक का घनत्व, नाभिक का मास। तो किस परमाणु की बात हो रही है, हाइड्रोजन परमाणु की। हाइड्रोजन परमाणु का एक डायग्राम बना देता हूं इधर, 1h1 का। इसमें एक तो इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। तो अब बताइए इस नाभिक का मास कितना होगा, मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर एक जो प्रोटॉन है उसका मास। तो mp लिख देते हैं, mp अपॉन 4/3। अब आयतन आप जानते हो, आयतन क्या होगा, स्फेरिकल शेप है। ठीक है, गोलीय आकृति है, तो इसका आयतन क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यू। पाई आर क्यू, आर क्या होगी, मतलब आर न्यूक्लियस की। तो आर का मान मैंने आपको लास्ट लेसन्स में पढ़ा चुका हूँ, लास्ट जो वीडियोस है उसमें देखा। आर बराबर क्या होता है, R0 a की पावर 1/3। ठीक है, अब इसको अपन रखेंगे तो रो एन का मान कितना आ जाएगा, mp अपॉन 4/3 पाई। ठीक है, R0 का क्यूब a। यहां तक समझ में आ गया। इसके बाद देखो हाइड्रोजन के लिए a की वैल्यू कितनी है, हाइड्रोजन के लिए a की वैल्यू 1 है ना, तो a की जगह 1 रख देंगे। रो एन का मान कितना आ जाएगा फाइनल, mp अपॉन 4/3 पाई R0 क्यूब। क्लियर। इसके बाद में आपको किसका घनत्व निकालना है, परमाणु का। तो परमाणुीय घनत्व, इसे दिखा देते हैं रो एटम, रो ए से। वही फॉर्मूला तो सेम रहेगा, मास अपॉन वॉल्यूम, सिंपल सी बात है। मास कितना होगा, मास ऑफ प्रोटॉन, इस परमाणु में एक तो प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। पर आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻³ kg। जबकि जो प्रोटॉन का मास है वो कितना है, 1.67 इंटू 10⁻27 kg। तो जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो प्रोटॉन की मास की तुलना में बहुत ही ज़्यादा छोटा है, तो उसे अपन नेग्लिजिबल मान सकते हैं। तो यहाँ पर भी जो मास है परमाणु का उसको mp लिख सकते हैं। वैसे तो क्या था, mp प्लस me, पर उसे मैं क्या लिख रहा हूँ, mp, क्योंकि जो me है वो क्या है, नेग्लिजिबल। ठीक है, इसको कोष्टक में भी लिख देते हैं यहाँ पर, चूंकि mp इज ग्रेटर देन me। वही यहाँ पे आएगा 4/3 पाई। यहाँ पे आएगी परमाणु की त्रिज्या, परमाणु की त्रिज्या को मैं स्मॉल r से दिखा रहा हूँ, पाई आर क्यूब। यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब अपन को क्या निकालना है, अनुपात किस किस का, नाभिकीय घनत्व और परमाणुीय घनत्व का। तो क्या हो जाएगा, रो एन अपॉन रो ए इक्वल टू, ठीक है, पूरी इक्वेशन लिख देता हूँ, mp अपॉन 4/3 पाई R0 का क्यूब बटा mp 4/3 पाई स्मॉल r का क्यूब। mp से mp कट गया, 4/3 से 4/3, पाई से पाई, क्या बचेगा, ये ऊपर आ जाएगा r क्यूब और ये नीचे चला जाएगा। तो इसको ऐसे लिख दें, r अपॉन R0 का क्यूब। कोई दिक्कत, ठीक है यहाँ तक। अब r की वैल्यू क्वेश्चन में हमको दी गई है, कितनी दे रखी है, 0.5 एंगस्ट्रॉम। R0 की वैल्यू भी क्वेश्चन में दी गई है 1.25 फर्मी। तो दोनों को पुट कर देते हैं। 0.5 एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलते हैं तो कितना आता है, 10⁻⁻10 मीटर, और फर्मी को मीटर में बदलते हैं जब 10⁻⁻15 मीटर। दोनों वैल्यू हमने पुट कर दी, क्वेश्चन में दी हुई है। इसका क्या आएगा, क्यूब। अब सिंपल कैलकुलेशन है, कट कर दो इसको, 0.5 को कितनी बार जाएगा, 2.5, और अब इसको 10⁻15 को ऊपर ले जाएं तो +5 हो जाएगी। तो इसको ऐसे लिख दें, 10 × 10⁻4
बटा 2.5 का क्यूब, कितनी बार कटेगा? 4 बार। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर चलो इधर ही लिख देते हैं। आंसर आएगा इसका 4 का क्यूब कितना होता है? 64 इंटू 10 की पावर, ठीक है, और ये पावर कितनी है इधर? 4। तो इसका भी अपन क्या करेंगे एक तरह से क्यूब, 4 इंटू 4 इंटू 4 तो 12, या फिर 6.4 इंटू 10 टू द पावर 13। ये इसका राइट आंसर है। समझ में आया ना कैसे कैलकुलेट किया? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, इसकी जरूरत नहीं है, इसको रफ कर देता हूं, इसको नोट करना है अपन को केवल। देखो दोबारा से देख लो क्वेश्चन में क्या किया था। नाभिकीय घनत्व का फॉर्मूला लिखा, मास अपॉन वॉल्यूम, मास प्रोटॉन का आ गया 4/3 पाई आर क्यू। ये त्रिज्या किसकी है? नाभिक की। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया? नाभिक की त्रिज्या का फॉर्मूला लिखा, r बराबर r0 a की पावर 1/3। इससे क्या बना? रो एन बराबर mp अपॉन 4/3 पाई r0 का क्यूब इंटू a। और हाइड्रोजन 1H1 के लिए द्रव्यमान संख्या का मान कितना है? 1। तो a की वैल्यू यहां पर क्या है? 1। तो इसके बाद क्या आंसर आया हमारा कि रो एन की वैल्यू कितनी आ गई? mp अपॉन 4/3 पाई r0 का क्यूब। इसके बाद परमाणुीय घनत्व हमने फाइंड कर लिया। परमाणुीय घनत्व में इलेक्ट्रॉन का मास और ऐड करना था, पर इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास की तुलना में नेग्लिजिबल है, इसलिए हमने वो ऐड नहीं किया। और यहाँ पे जो त्रिज्या लिखी है वो किसकी लिखी है मैंने? परमाणु की। अब जो अनुपात है हमने अनुपात के रूप में लिखा, तो काटने पे क्या आ गया? r अपॉन r0 का क्यूब। r की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 0.5 एंगस्ट्रॉम, तो 0.5 एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह से 1.25 फर्मी को भी मीटर में कन्वर्ट कर दिया। काटने पर आंसर कितना आ गया? 6.4 इंटू 10 टू द पावर 13। अब इसकी कोई यूनिट होगी या नहीं? बताइए। यूनिट नहीं होगी, क्योंकि जो अनुपात है, अनुपात की कभी यूनिट होती है क्या? नहीं, अनुपात हमेशा क्या होते हैं? यूनिटलेस, क्योंकि ऊपर भी सेम यूनिट नीचे भी सेम यूनिट, तो इसलिए यूनिट कैंसिल हो जाती है, तो आंसर यूनिटलेस रहेगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके। तो ये न्यूमेरिकल देख लिया। तो नेक्स्ट अब अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं। अगली जो प्रॉपर्टी है वो है आपका नाविकों में या नाविक का कोणीय संवेग तथा प्रचक्रण, एंगुलर मोमेंटम एंड स्पिन ऑफ द न्यूक्लियस, जैसा कि आपको ऊपर टॉपिक दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें जो हमें स्टडी करनी है, जैसे अब तक आप देखते आए हो कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों ओर इलिप्टिकल पास, दीर्घवृत्ताकार पथों में चक्कर लगाते रहते हैं, ये तो हम सभी जानते हैं। और उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्ण गुणज हो। ये हमने पढ़ा है, नील्स बोर हाइपोथेसिस, नील्स बोर की अभिकल्पना। ठीक है, तो उसमें क्या बताया था कि केवल उन्हीं कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्ण गुणज हो। तो ये चीज़ें तो हमारे क्लियर हैं, ये चीज़ तो हम छोटी कक्षाओं में पढ़ लेते हैं। कभी आपने सोचा है कि जो नाविक है उसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन स्थित हैं, तो वो क्या रेस्ट में हैं या कोई मोशन कर रहे हैं, जिगजैग मोशन वगैरह, या फिर किस तरह का उनका बिहेवियर है इनसाइड द न्यूक्लियस, मतलब किस तरह के मोशन में वो हैं। अगर मोशन में होंगे तो फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे, तभी तो हम उनके बारे में अच्छे से जान पाएंगे कि उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो उसकी स्टेट का पता होना ज़रूरी है। इसी के लिए 1924 में पाउली से आप सभी परिचित हैं। पाउली के बारे में हम 11th-12th क्लास में भी पढ़ते हैं, पाउली का अपवर्जन नियम, पाउली's एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो उन्हीं पाउली ने जब वो इमिशन स्पेक्ट्रा, इमिशन मतलब जब कोई कण एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है उसके बाद वो दोबारा से ग्राउंड स्टेट में आता है। ये क्या है? ग्राउंड स्टेट मान लो या लोअर एनर्जी स्टेट मान लो, ग्राउंड या लोअर एनर्जी स्टेट। तो कुछ एनर्जी रिलीज करता है, और वो जो एनर्जी रिलीज करता है वो किसके फॉर्म में होती है बच्चों? स्पेक्ट्रम के फॉर्म में, स्पेक्ट्रा के फॉर्म में, है ना। तो ये जो स्ट्रक्चर होती है ये होती है बच्चों हाइपर फाइन स्ट्रक्चर, अति सूक्ष्म संरचना, हाइपर फाइन स्ट्रक्चर। तो जब पाउली इसी तरह के किसी कण के हाइपर फाइन स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहा था तो उसने पाया कि जो नाभिक होता है
उसके अंदर भी नाभिक का भी क्या होता है, कोणीय संवेग होता है, नेच कोणीय संवेग होता है तथा प्रचक्रण होता है। तो इस चीज़ को समझते हैं कि कैसे कोणीय संवेग काम करता है या किस तरह से सारी चीज़ें काम करती हैं। देखिए, जैसे कि थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं न्यूक्लियस को, ठीक है। अब देखो, मैंने एक डायग्राम बनाया है, इसमें जो ये है एटम है और एटम के अंदर क्या है बच्चों, न्यूक्लियस है। आपको ये तो पता है कि एटम के चारों ओर इलेक्ट्रॉन दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं, पर जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हैं वो भी एक नाभिकीय अक्ष, जो ये बीच में से जा रहा है ना, इसको अपन कहते हैं न्यूक्लियर एक्सिस या नाभिकीय अक्ष। तो नाभिकीय अक्ष के चारों ओर गति करते हैं। अब आप कहोगे सर कैसी गति, कैसा मोशन? तो जिस तरह से आपने देखा, जैसे अपनी अर्थ होती है, जैसे आप जानते हो अपना सोलर सिस्टम, तो सोलर सिस्टम में जैसे सन है और सन के चारों ओर जो प्लैनेट्स हैं वो एक ऑर्बिट में मोशन करते रहते हैं। जैसे ये सन हो गया और ये मान लेते हैं अपनी अर्थ है, ये तो क्या है सन, ये अर्थ। तो अर्थ कौन कौन से प्रकार के मोशन करती है? अर्थ दो तरह के मोशन करती है ना बच्चों। कैसे कैसे मोशन करती है अर्थ बताओ? एक तो करती है अर्थ सन के चारों ओर, जिसे अपन क्या कहते हैं, ऑर्बिटल मोशन, ऑर्बिटल मोशन। और जो सेकंड होता है, जो जो अर्थ अपने ही एक्सिस पर करती है, जिसके कारण डे और नाइट फॉर्म होते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं बच्चों, स्पिन मोशन। स्पिन मोशन, प्रचक्रण गति। ये कैसी गति है? कक्षीय गति और प्रचक्रण गति। एक तो क्या होता है, अर्थ अपने ही अक्ष पर घूमती है, ठीक है, अपने ही अक्ष पर रोटेट होती है ना, जिसके कारण क्या होता है, दिन और रात का निर्माण। तो उसे अपन क्या कहते हैं, स्पिन मोशन। और जो सूर्य के चारों ओर एक कक्षा में चक्कर लगाती है, तो कक्षा में चक्कर लगा रही है, इस वजह से उसे क्या कहते हैं, कक्षीय गति या फिर ऑर्बिटल मोशन। Effects of the motions of the earth. The movement of the earth is one of its important characteristics. The earth rotates around its axis and orbits or moves around the sun in an elliptical path. The motion of the earth around its own axis is called axial motion, and the motion of the earth around the sun is called orbital motion. Let us learn about the features of these two types of motions. The motion of the earth around its axis is called axial motion. This motion is formed due to rotation. सेम यही केस यहां पर भी है। जो अपना एटम है, उसके अंदर जो न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन है, वो क्या करते हैं, वो भी नाभिकीय अक्ष, न्यूक्लियर एक्सिस के चारों ओर, जैसे यहाँ पे ये सन के चारों ओर चक्कर लगा रही है, ये न्यूक्लियर एक्सिस के चारों ओर एक पाथ में चक्कर लगाते हैं। तो इस वजह से ये कौन सा मोशन करते हैं, ऑर्बिटल मोशन। और दूसरा, ये अपने ही अक्ष पर भी घूमते रहते हैं, तो इसके कारण कौन सा मोशन होता है, स्पिन मोशन। तो दोनों ही तरह के मोशन है, एक तो ऑर्बिटल मोशन और एक स्पिन मोशन। तो जो कोणीय संवेग है, ठीक है, जे, वो किस किस के योग के बराबर होता है, जे वेक्टर से दिखाते हैं, एल वेक्टर प्लस एस वेक्टर। एल वेक्टर किसको दिखाता है बच्चों, ऑर्बिटल मोशन को। ये क्या है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, मतलब कक्षीय गति के कारण कोणीय संवेग। और ये एस वेक्टर क्या है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, अर्थात प्रचक्रण गति के कारण कोणीय संवेग। देखो बच्चों, मैं दोनों ही लैंग्वेज यूज कर रहा हूं, क्योंकि कई बच्चे हिंदी मीडियम के भी हैं और कई बच्चे इंग्लिश मीडियम के भी हैं जो हमारी वीडियोस देख रहे हैं। तो इसलिए मैंने दोनों ही लैंग्वेज को अपने जो लेक्चर्स है उसमें यूज किया है, जिससे आपको दिक्कत नहीं आए। और लेक्चर्स के एंड में कुछ 1-2 दिनों बाद मैं PDF नोट्स भी अवेलेबल कराता हूं, तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन जो नीचे आ रहा होगा ब्लू कलर में, डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन को चेक करोगे तो आपको PDF नोट्स भी इस लेक्चर के मिल जाएंगे, ठीक है।
तो आपने देखा कि जो एंगुलर मोमेंटम है उसको भी दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया, एक तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, एक स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑर्बिटल मोशन की वजह से, स्पिन एंगुलर मोमेंटम स्पिन मोशन की वजह से। अब कई बच्चों को यही नहीं पता होगा, जैसे कई बच्चे कहते हैं सर आप बेसिक से पढ़ाओ, जीरो से पढ़ाओ, इसलिए मैं उनको बता देता हूँ छोटा सा इधर मोमेंटम के बारे में रिकॉल करा देता हूँ। मोमेंटम कि संवेग होता क्या है, कई बच्चों को संवेग के बारे में नहीं पता। अगर कोई बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट जिसके पास मास है वो मोशन करती है, ठीक है, तो उस स्थिति में जो राशि है उसे हम p से डिनोट करते हैं और इसे संवेग कहते हैं। संवेग क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी, है ना। तो आपने संवेग के बारे में छोटी कक्षाओं में भी पढ़ा है। कहाँ पे पढ़ा है? जब हम न्यूटन की गति के नियम पढ़ते हैं तो न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या होता है कि संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होती है। न्यूटन की गति का दूसरा नियम है F प्रोपोर्शनल टू dp अपॉन dt। संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होती है। तो इसी पर आधारित है संवेग की परिकल्पना। मतलब जो संवेग होता है उसमें जो परिवर्तन है वो किसको दिखाता है? आरोपित बल को दिखाता है। संवेग क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी के बराबर। तो संवेग तो जब हम बात करते हैं तो किस में बात करते हैं? जब लीनियर मोशन हो। लीनियर मोशन आप समझते हो। और जब सर्कुलर मोशन की बात करेंगे तो इसको p की जगह j से दिखाएंगे और जो इसकी यूनिट, जो इसका फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? mvr। जैसे कोणीय संवेग में क्या हो जाएगी? एक r रेडियस और जुड़ जाएगी उस सर्कुलर मोशन की, ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगी। जैसा कि आप देखते हैं कोणीय गति, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण, उसी तरह से क्या होता है? कोणीय संवेग। तो इसमें एक फैक्टर और ऐड हो जाता है, किसका? r का, रेडियस का। तो ये समझ में आ गया आपको कि संवेग क्या चीज है, कोणीय संवेग क्या चीज है, j क्या है? कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, राइट। यहां तक क्लियर है आपको संवेग के बारे में समझ में आ गया? संवेग क्या है, कोणीय संवेग क्या है, ठीक है। इसके बाद में आपको पता चल गया कि जिस तरह से इलेक्ट्रॉन मोशन में होते हैं किसके अराउंड? न्यूक्लियस के अराउंड, उसी तरह से न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन भी मोशन में होते हैं। किसके अराउंड? न्यूक्लियर एक्सिस के अराउंड। न्यूक्लियर एक्सिस के अराउंड कौन सा मोशन करते हैं? ऑर्बिटल मोशन। खुद के ही एक्सिस पे कौन सा मोशन करते हैं? स्पिन मोशन। यहां तक क्लियर हो गया? तो जे वेक्टर बराबर क्या लिख सकते हैं? एल वेक्टर प्लस एस वेक्टर। इसकी परिकल्पना किसने दी थी? पाउली ने 1924 में। किसकी परिकल्पना? नाभिकों में कोणीय संवेग, ना कि कोणीय संवेग की। नाभिकों में कोणीय संवेग के बारे में किसने बताया? 1924 में पाउली ने, ठीक है। इसको रफ कर देते हैं यहां से। अब देखिए इसमें एक खासियत और है, इसको भी हटा देते हैं। ये आप समझ गए हो, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम। जो जे वेक्टर है इसकी दो प्रॉपर्टीज हैं। क्या क्या प्रॉपर्टीज है इसकी? पहली और दूसरी। पहली प्रॉपर्टीज की ये है कि ये क्वांटाइज्ड है, क्वांटाइज्ड। और दूसरी प्रॉपर्टीज की ये है कि ये कंजर्व्ड होती है न्यूक्लियस के अंदर, कंजर्व्ड। अब कई बच्चों को क्वांटाइज्ड का अर्थ भी नहीं पता, तो उनके लिए हम बता देते हैं कि बच्चों क्वांटाइज्ड का मतलब होता है क्वांटीकृत हिंदी में, और क्वांटीकृत का अर्थ है क्वांटास के फॉर्म में, मतलब बंडलों के रूप में, अर्थात किसी राशि के पूर्ण गुणज के रूप में। तो जो जे वेक्टर है इसका कोई ऐसा मान नहीं हो सकता कि रैंडमली कुछ भी हो। इसका जो मान है वो क्या है? क्वांटाइज्ड, बंडलों के रूप में, किसी के मल्टीपल के रूप में, किसी क्वांटिटी के, ठीक है। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि ये कंजर्व्ड, संरक्षित, अर्थात नाभिक के अंदर जो कोणीय संवेग है वो कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन होने से पहले और न्यूक्लियर रिएक्शन होने के बाद क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। जैसे अपन एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन क्या कहता है कि एनर्जी कांट बी क्रिएटेड, कांट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म।
अर्थात कि एनर्जी एक मतलब ना ही बना जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। उसी तरह से जो कोणीय संवेग है यहाँ पर वो क्या है, कंजर्व है, अर्थात कोई भी नाभिकीय अभिक्रियाओं से पहले जो कोणीय संवेग था वही नाभिकीय अभिक्रियाओं के बाद में रहेगा, बीच में चेंज हो सकता है पर जो रहेगा मैग्नीट्यूड वो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। एम जो जे इनिशियल है वही क्या रहेगा, जे फाइनल के इक्वल। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो जो कंजर्व वाली है इसको बाद में डिस्कस करेंगे, वैसे कर ही लिया इसको डिस्कस, और तो इसमें कुछ खास है नहीं। जो क्वांटाइज्ड है इसको डिस्कस कर लेते हैं कि सर क्वांटाइज्ड है तो कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जिसके मल्टीपल के रूप में ये होता है। तो जो जे वेक्टर है इसका जो मैग्नीट्यूड है उसका मान होता है मॉड ऑफ जे वेक्टर इक्वल टू अंडर रूट स्मॉल जे इंटू स्मॉल जे प्लस 1 एच कट। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्मॉल जे क्या चीज़ है इसको देख लेते हैं पहले। जो स्मॉल जे है ये है एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। और जो एच कट है ये क्या है, एच कट एच अपॉन 2 को तो आप सभी जानते होंगे। एच क्या होता है यहाँ पर, प्लांक का नियतांक। ठीक है, तो इसका मान कितना आता है 1.054 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड होती है। जो एच की यूनिट है वही इसकी रहेगी क्योंकि बटे में तो क्या है कांस्टेंट 2 है, तो इसकी यूनिट होती है जूल इंटू सेकेंड। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको कि क्वांटाइज्ड किसके फॉर्मेट में, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर के, कोणीय संवेग क्वांटम संख्या के। तो कोणीय संवेग जो क्वांटम संख्या है उसका j इंटू जे प्लस 1 अंडर रूट में इंटू एच कट, और एच कट का मान हम सभी जानते हैं, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। एच कट भी एक तरह का कांस्टेंट ही है। ठीक है, तो ये तो समझ में आया कि आपको जे वेक्टर का जो मान है, जो मैग्नीट्यूड है वो कैसे निकाला जा सकता है। इसके बाद में जैसे इसके अंदर जो स्पिन जो प्रचक्रण होता है, क्योंकि टॉपिक का नाम क्या है, कोणीय संवेग एवं प्रचक्रण, तो प्रचक्रण का जो मान है वो भी हम निकाल सकते हैं। प्रचक्रण का जो मान है वो कितना आएगा, मॉड ऑफ एस वेक्टर इक्वल टू अंडर रूट स्मॉल एस प्लस 1 एच कट। अब देखिए हम बात कर रहे हैं नाभिक की, परमाणु की। तो परमाणु और नाभिक के अंदर जो कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, ये सभी कैसे कण है बच्चों, फर्मियन। और फर्मियन क्या होते हैं, इनकी जो स्पिन होती है स्पिन हाफ पार्टिकल है। तो इसकी जो स्पिन है प्रोटॉन की या न्यूट्रॉन की, ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर, यहां पे स्मॉल एस क्या है ये मैंने लिखा नहीं, स्मॉल एस क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, तो यहां पे जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की स्पिन क्वांटम नंबर स्मॉल एस का मान कितना होता है 1/2। अब इसका एस वेक्टर का मान अगर हम निकालना चाहें निरपेक्ष मान तो कितना आएगा, अंडर रूट 1/2 प्लस 1 एच कट। तो कितना आ जाएगा बच्चों, सॉल्व कर लेते हैं। 3/2 होगा तो 3/4 एच कट, तो अंडर रूट 3/2 एच कट। ये प्रोटॉन अथवा न्यूट्रॉन के लिए किसका मान है, प्रचक्रण का, एस का, कैपिटल एस का। ठीक है, प्रचक्रण का मान है, प्रचक्रण क्वांटम संख्या स्पिन क्वांटम नंबर का मान कितना होता है 1/2, और प्रचक्रण का मान कितना आएगा अंडर रूट 3/2 एच कट। ठीक है, और इसमें क्या और ऐड होगा, क्योंकि जे वेक्टर का मान क्या होता है, मॉड ऑफ जे वेक्टर इक्वल टू एल वेक्टर प्लस एस वेक्टर, अर्थात जो कोणीय संवेग होता है वो किस किस के योग के बराबर होता है, कक्षीय कोणीय संवेग एवं प्रचक्रण कोणीय संवेग के। और ये क्या है, केवल प्रचक्रण कोणीय संवेग। इसी तरह से कक्षीय कोणीय संवेग का मान भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं, इसका मान निकाल के। अब देखो ये बात आपको समझ में आ गई। अब इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट और हम स्टडी करेंगे, पहले इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसके बाद में हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत आप सभी ने पढ़ा होगा। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत क्या कहता है,
हाइजेनबर्ग का जो अनिश्चितता सिद्धांत होता है वो कहता है कि स्थिति और संवेग का एग्जैक्ट वैल्यू एक साथ ज्ञात नहीं की जा सकती। यदि आप स्थिति को एग्जैक्ट ज्ञात कर लोगे तो संवेग में अनिश्चितता का मान अनंत हो जाएगा, और आप संवेग को एग्जैक्ट ज्ञात कर लोगे तो स्थिति में अनिश्चितता अनंत हो जाएगी। तो दोनों वैल्यूज़ के मान एक साथ एग्जैक्टली 100% जो एक्यूरेट मान है वो फाइंड नहीं किए जा सकते। उसी तरह से जो जे वेक्टर है इसके लिए भी इसका मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन, इन दोनों के मान एक साथ एक्यूरेट फाइंड नहीं किए जा सकते। या तो मैग्नीट्यूड का ही एक्यूरेट मान फाइंड होगा या डायरेक्शन का ही, ठीक है, क्योंकि दूसरी एक का एग्जैक्ट मान फाइंड होते ही दूसरे में अनिश्चितता अनंत हो जाती है। तो इस कंडीशन को, इस जो परिस्थिति को हमने हल करने के लिए, इसको इस समस्या के निवारण के लिए जो हम लेते हैं वो करते हैं कि जे वेक्टर का मान एक विशेष दिशा में निकालते हैं, एक विशेष दिशा में, ठीक है, जेड डायरेक्शन में। तो जो जेड डायरेक्शन में इसका घटक होता है उसे जे जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है, जे जेड वेक्टर। तो जेड डायरेक्शन में इसका मान जो मैग्नीट्यूड निकाला जाता है उससे मैग्नीट्यूड और जो डायरेक्शन है दोनों ही काफ़ी हद तक एक्यूरेट फाइंड की जा सकती हैं। इसलिए जो एंगुलर मोमेंटम का मान है उसका जेड घटक में निकाला जाता है, जे जेड वेक्टर में निकाला जाता है। और जो इसका मान जेड डायरेक्शन में निकाला जाता है ये भी क्या होता है बच्चों, क्वांटाइज्ड। और इसकी वैल्यू कितनी होती है जे जेड वेक्टर की, तो ये आएगी एम जे एच कट, ठीक है, ये वैल्यू हो गई इसकी। और यहाँ पर जो एम जे है ये भी क्या है आपका क्वांटम नंबर, ठीक है। और एम जे का जो मान है वो होता है, आपको पता है सभी को, -j से +j तक। कुल कितने मान होते हैं इसके, 2j+1 मान। संभव है, ठीक है। तो इसका जो जेड डायरेक्शन में घटक है जे जेड एंगुलर मोमेंटम का, उसका जो मान है वो होता है एम जे एच कट के बराबर। और एम जे क्या है, क्वांटम नंबर, और एम जे का मान -j से +j तक होता है, और इसके टोटल 2j+1 मान संभव है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो एम जे का जो अधिकतम मान है, अगर आप इसका मान निकालना चाहो, सॉरी जे जेड का अधिकतम मान, तो कितना आ सकता है, अधिकतम मान आ सकता है जे एच कट के बराबर, और कभी कभी हम इसे सुविधा के लिए कैपिटल जे से भी डिनोट कर देते हैं। तो इसका जो मैक्सिमम मान है वो कितना आता है, जे एच कट, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो देख लेते हैं कि नाभिक के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का एंगुलर मोमेंटम पर क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि हमें तो नाभिक के संदर्भ में ही तो एंगुलर मोमेंटम समझना है। तो देखो, दो केस हो सकते हैं, कौन कौन से दो केस हो सकते हैं, जब ए का मान सम हो और ए के मान सम में भी दो स्थितियां बनती हैं। ये तो हो गया पहला, इसके अंदर भी दो कंडीशन है, ए का मान सम मतलब इवन। तो सम कब कब हो सकता है बताओ, जब जेड क्या हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हो, सम, और दूसरा जो आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो भी क्या हो, सम। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, क्योंकि फॉर्मूला आप सभी को पता है, फॉर्मूला इधर सब लिख देता हूं, ए इक्वल टू क्या होता है, जेड प्लस एन। फॉर्मूला हम सभी को पता है, ए इक्वल टू जेड प्लस एन, ठीक है। और दूसरी स्थिति में कब हो सकता है ये, जब जेड क्या हो, विषम, और विषम मतलब ऑड, और एन भी क्या हो, ऑड, विषम। और दूसरा क्या केस बनेगा, ये तो पहला केस हो गया, दूसरा केस क्या बनेगा, जब ए क्या हो आपका विषम। ए विषम कब होगा, विषम कह लो या ऑड कह लो, ठीक है। ए विषम कब होगा, जब जेड क्या हो, सम, और एन क्या हो, विषम, मतलब एक तो सम हो और एक विषम हो।
और दूसरा जब Z क्या हो विषम और N क्या हो सम। ये चार ही केस बनेंगे, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, A इक्वल टू Z प्लस 1। तो इस कंडीशन में जो एंगुलर मोमेंटम का मान है वो कैसा आएगा, देखिए ठीक है। J का मान देख लेते हैं, एंगुलर मोमेंटम का क्या मान होगा। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, ठीक है। अब देखो पहले केस पे डिस्कस करते हैं, जब Z इवन है और N भी इवन है, मतलब दोनों ही सम संख्या में प्रेजेंट है। अगर दोनों ही सम संख्या में प्रेजेंट हैं तो जो कोई भी जो आपका प्रोटॉन है या न्यूट्रॉन है वो अनपेयर्ड होगा क्या, नहीं होगा। ये पूरी पेयरिंग होगी, तो कोई भी अनपेयर्ड नहीं है। अनपेयर्ड होता जब भी तो उसका हाफ निकलता। तो इसके लिए जो J का मान है वो कितना आएगा, 0, जब Z भी सम है और N भी सम है। और जब Z विषम है और N विषम है, मतलब जो प्रोटॉन है और जो न्यूट्रॉन है वो अनपेयर्ड हैं, कहीं ना कहीं अनपेयर्ड बच रहे हैं। तो इस स्थिति में जो मान होगा वो कैसा होगा, 1h कट, 2h कट, 3h कट या NH कट के फॉर्मेट में, ठीक है, मतलब H कट के पूर्ण गुणज के रूप में। तो ये चीज़ समझ में आई। जब कोई भी अनपेयर्ड नहीं है, अनपेयर्ड नहीं है तो क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम 0 होगा। और अगर अनपेयर्ड है तो H कट के पूर्ण गुणज के रूप में होगा। तो ये बात समझ में आई हमें, जब A सम है तो ये मान आएंगे, और जब A विषम है तो क्या मान आएंगे, Z सम है, N विषम है। इसमें मतलब कोई भी प्रोटॉन अनपेयर्ड नहीं है, पर न्यूट्रॉन क्या है, अनपेयर्ड है। तो इसकी वजह से क्या होगा, अनपेयर्ड की वजह से हाफ H कट आ जाएगा। तो J का मान क्या हो सकता है इसमें, हाफ H कट, 3/2 H कट, 5/2 H कट या 2N प्लस 1 H कट y2, where N can be 0, 1 पूर्ण संख्या, ठीक है, होल नंबर। N कुछ भी हो सकता है, 0, 1, 2, 3, N की वैल्यू 0 पुट करोगे तो क्या आएगा, हाफ H कट, ठीक है। तो इस तरह से मतलब यदि कोई भी एक सम हो और दूसरा विषम हो, दोनों केस का सेम ही आएगा, दोनों केस का सेम ही आएगा। यदि एक पूरा पेयर्ड हो और दूसरे में अनपेयर्ड हो, तो अनपेयर्ड की वजह से कितना होता है, अनपेयर्ड की वजह से मैंने आपको बता रखा हाफ H कट होता है, क्योंकि उसका स्पिन क्वांटम नंबर है वो कितना होता है, हाफ। तो J का मान क्या आएगा, हाफ H कट, 3/2 H कट, 5/2 H कट, इस तरह से। अब देखिए अगर कोई भी अनपेयर्ड ना हो, जैसा कि पहले केस में है जहां पर J का मान 0 है, तो ये किसको दिखाता है, स्टेबल न्यूक्लियस को, स्टेबल न्यूक्लियस को। अर्थात जब कोई भी अनपेयर्ड ना हो प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, तो क्या होगा, नाविक होगा वो सबसे ज़्यादा स्थायी होगा, क्योंकि उसका एंगुलर मोमेंटम 0 है। एंगुलर मोमेंटम 0 है तो नाविक क्या होगा, सबसे ज़्यादा स्थायी, मोर स्टेबल, ठीक है। J की वैल्यू 0 है क्योंकि अनपेयर्ड नहीं है कोई, तो इस स्थिति को अपन कहेंगे मोर स्टेबल। ये जो कंडीशन है ये क्या है, लेस स्टेबल। ये कंडीशन क्या है, मोर स्टेबल। इसका एग्जाम्पल ले सकते हो आप, कोई एग्जाम्पल आप सोच के बताइए। तो इसका एग्जाम्पल होती है नोबल गैस ज़्यादातर, जैसे 2He4, 2He4 में देख लेते हैं। 2He4 में Z कितना है, 2, N कितना है, 2, दोनों क्या हो गए, सम। तो इस हिसाब से ये क्या हो गया, स्टेबल। आपको पता है ये क्या है, इनर्ट गैस है, तो ये स्टेबल होती हैं, बहुत ज़्यादा स्टेबल, उदासीन होती हैं, किसी से रिएक्शन नहीं करती। तो इनका जो न्यूक्लियस है वो क्या होता है, लेस रिएक्टिव, अर्थात स्टेबल, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, जब J की वैल्यू 0 होती है तो न्यूक्लियस स्टेबल होता है। इसके बाद में हम ये भी देखेंगे, जब द्रव्यमान संख्या कुछ मैजिक नंबर्स के बराबर हो जाती है। मैजिक नंबर्स कब होते हैं, वो जब A मतलब सम हो और N जो Z है और N है वो क्या होते हैं, उसमें सम होते हैं। तो उन कंडीशंस पर जो नाविक का स्थायित्व है वो अचानक से बढ़ जाता है। तो उन कंडीशन जिन पर वो नाविक अधिक स्थायी होता है उनको ही हम क्या कहते हैं, मैजिक नंबर्स। तो उनके बारे में हम नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे। आज के लिए जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनको इतना ही रखते हैं। तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ।
एंगुलर मोमेंटम एंड स्पिन ऑफ द न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्लास में अगली प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप लेक्चर्स देखते रहिए, मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ।